हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कृति एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। जितनी वो सुंदर थी उससे कई ज्यादा सुंदर उसकी आंखें थी। जिसे जो भी देखता था एक बार के लिए उसकी नजरें कृति के आंखों पर ही टिक जाती थी। एक दिन वो तैयार होकर अपनी माँ मानसी के साथ एक पार्टी में जाती है और अपनी माँ को आंखों से इशारा करते हुए कहती है, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, चलो ना खाना खाते हैं। हम पार्टी में लोगों को देखने आए हैं क्या? कीर्ति, तू ये बात बिना इशारे के भी बता सकती है। लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि हम लोग खड़े होकर उनकी बुराई कर रहे हैं। तुझे जो बोलना है तू नॉर्मल तरीके से बोल। आप हमेशा मेरी आंखों के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? और लेकिन सभी लड़के मुझे नैनो से बाण जलाने वाली के नाम से बुलाते हैं क्योंकि मेरी नजरें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। वो तो कहते हैं कि तुम बस एक बार नजर उठाकर किसी को देख लो, उसके बाद तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? तुझे जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी बोलने की? तुझे जो बोलना है वो क्या तेरी आंखों में लिखा हुआ है जो वो तेरी आंखें देखकर पढ़ लेंगे? तुझे शर्म नहीं आती अपने माँ से ऐसे बात करते हुए? माँ आपसे क्या शर्माना, आप तो मेरी माँ और दोस्त दोनों ही हो और मैं आपसे हर तरह की बातें शेयर कर सकती हूँ। कृति और मानसी आपस में बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन विनीता वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर कृति अपनी आंखें बड़ी करके उसे घूरने लगती है क्योंकि कृति की विनीता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तभी विनीता कृति को घूरते हुए देखकर कहती है, क्या हुआ कीर्ति बेटी, तू अपने ये नैनो से बाण मुझ पे क्यों चला रही है? चलाना है तो किसी लड़के पर चलाओ ताकि तुम्हारा कुछ फायदा हो। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुझे यहाँ आना पसंद नहीं आया। नहीं विनीता बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो अचानक आपको यहाँ देखकर हैरान हो गई क्योंकि आपने तो आने से मना कर दिया था ना। हाँ, वो उस टाइम कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। फिर जानकी बहन बहुत फोन करने लगी, आने के लिए तो आना पड़ा। बस कर बेटी, अब अपनी आंखें हटा ले मुझसे। क्या करूँ आंटी जी, पूरी पार्टी में एक आप ही हैं जिस पर मेरी नजर अटकी हुई है क्योंकि आप मुझे बहुत सुंदर जो लग रही हैं। मैं अपने नैनो की बाण आप पर ही जला रही हूँ। हे भगवान, ये दोनों कहीं फिर से न लड़ जाएं। बिना बात के पूरी पार्टी में हमारा तमाशा बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तुम दोनों बात ही करती रहोगी या कुछ खाओगी भी? कीर्ति, तुझे भूख नहीं लगी है क्या? चल ना, हम दोनों खाते हैं। मानसी इतना कहकर कृति का हाथ पकड़कर खाने की स्टॉल पर लेके चली जाती है और खाने में लगा देती है। कुछ देर बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। समय बीतता है, तभी एक दिन वो अपनी फ्रेंड खुशबू के साथ ऑफिस जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी होती है। तभी एक लड़का उसे देखकर गाना गाता है, मेरी आंखों ने तेरी आंखों को जो देखा, तेरी आंखों ने चलाया बाण रे, मेरे निकल न जाए कहीं प्राण रे। कीर्ति, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़का तेरी आंखों को देखकर ही गाना गा रहा है? लग नहीं रहा, ये सच में मुझे ही देखकर गा रहा है। अगर इसने एक बार और ये गाना गाया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं बस स्टैंड पर खड़ी हूँ और इस धोबी घाट पर धुलने वाले कपड़े की तरह ना मैं इसे धो दूंगी। मैं बस इसलिए चुप हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बाहर बहस करने से मना किया है, वरना अब तक तो मैं इसका मुंह तोड़ चुकी होती। शांत हो जा, गाने दे से, तू उसकी तरफ देख ही मत, अपने आप ही कुछ देर बाद चुप हो जाएगा। और अगर उसे लगेगा कि तुझे गुस्सा आ रहा है, तू चिढ़ रही है, तो वो और परेशान करेगा। हाँ, बात तो तू सही कह रही है, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा अभी तक। खुशबू कृति को समझा ही रही होती है कि तभी वो लड़का फिर से कृति की तरफ देखकर गाना गाता है, तेरे नाना बड़े है खूनी लगते हैं, कहीं मार ना दे आप उनको, मार ही डालेंगे तेरे नैना तो, इसी अदा पे तो हम मरते हैं जी, हंस के रोने लगते हैं जी। उस लड़के को दोबारा से गाते हुए देखकर कृति से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो खुशबू से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़के के पास जाती है और उससे कहती है, बहुत देर से तुझे देख रही हूँ मैं, लड़कियों को देखकर बहुत गाना गाने का शौक लग रहा है ना तुझे? अब मैं तुझे बताती हूँ कि लड़कियों को देखकर गाना गाने का नतीजा क्या होता है। कृति इतना कहकर अपनी चप्पल उतारकर उस लड़के के अच्छे से धुलाई करती है। तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है और कृति उन्हें सारी बातें बता देती है, जिस पर पुलिस उसे पकड़कर लेकर चली जाती है। जिसके बाद कृति का मूड खराब हो जाता है और वो ऑफिस जाने की जगह घर वापस चली जाती है। समय बीतता है और उसकी शादी एक महेश नाम के लड़के के साथ हो जाती है।
महज कृति को बहुत प्यार करता था और कृति भी अपने पति के साथ बहुत खुश थी। एक दिन वो अपनी आँखों में काजल लगा रही थी, तभी महज वहाँ आता है और उसे देखकर गाना गाता है। नैनों ने बांधी ऐसी डोर, खींचा चला आया तेरी ओर। लगता है आप भूल गए हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब एक लड़की ने मुझे देखकर गाना गाया था तो मैंने उसका क्या हाल किया था, और आप भी वही गलती कर रहे हैं। मैडम, वो तो आपको छेड़ने के लिए गाना गा रहा था, और वैसे भी आपने जो किया अच्छा ही किया, लेकिन मैं तो आपकी तारीफ में गा रहा हूँ, तो भला आप मेरे साथ ऐसा क्यों ही करेंगी? अब अगर आप अपने नैनों से सबके ऊपर इस तरह बाण चलाओगी तो लोग क्या ही करेंगे, और मेरा तो तुम पर हक बनता है। वैसे आज आप इतनी सुबह सुबह इतनी तारीफ किस लिए, जान सकती हूँ मैं? और आप तो ऑफिस जाने वाले थे ना, तो अब क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो माँ ने मना कर दिया, बोला कि हम दोनों को साथ में हमारे कुलदेवी के मंदिर जाना है, इसलिए मैं नहीं गया। और जब यहाँ आया तो तुम्हारे नैनों में खो गया। एक तो वैसे ही इतनी सुंदर और ऊपर से नजरों से तीर चला रही हो। अब भला हम जाए तो जाए कहाँ? अगर आपकी मक्खनबाजी पूरी हो गई हो तो अब नीचे चले, माँ जी इंतजार कर रही होगी। अब जब तुम अपनी इन कातिलाना निगाहों से देखकर इस तरह बोलोगी तो भला कौन ही मना कर पाएगा? मैं तो कब से इंतजार ही कर रहा हूँ। बस भी कीजिए, और कितनी तारीफ करेंगे, मैं आपकी ही हूँ, कहीं जाने नहीं वाली। मंदिर से लौट कर आ जाइए, उसके बाद जितनी मर्जी तारीफ करनी हो कर लेना। कृति इतना कहकर महज का हाथ पकड़कर उसे नीचे लेकर जाती है और थोड़ी देर बाद अपने पति और सास सरस्वती के साथ कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए निकल जाती है, जहां माता की चुनरी देते हुए उसकी नजर पंडित जी पर चली जाती है, जो कि उसे देख रहा होता है। तभी वो पंडित जी से कहती है, पंडित जी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? अरे माफ करना बहू, मैं तुम्हें गलत नजर से नहीं देख रहा था, बल्कि तुम्हारी आंखों की चमक देख रहा था। ऐसी नजर वाली और ऐसी आंखों वाली लड़कियां बड़ी ही किस्मत वाली होती है बेटी। और कोई बात नहीं है, तुम्हें अगर बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहूँगा। नहीं पंडित जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो कीर्ति को थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी, इसलिए उसने आपसे ऐसा सवाल पूछा। मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। महज इतना कहकर कृति के हाथ से माता की चुन्नी लेकर पंडित को दे देता है और पूजा करके थोड़ी देर बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। समय बीतता है, तभी एक दिन महेश और सरस्वती हॉल में बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उनकी पड़ोसन निर्मला वहाँ आती है, जिसकी नजर कृति पर थी, और वो हंसते हुए कहती है, सरस्वती, तेरी बहू तो अपने नैनों से ही बाण चलाती है, जिसको एक बार नजर उठाकर देख ले उसकी सांसें तो वहीं थम जाए, इतनी कातिल है इसकी निगाहें। तू क्या आते ही मेरी बहू की आंखों के पीछे पड़ गई? अब उसकी आंखें इतनी सुंदर है तो तुझे क्यों जलन हो रही है? मुझे जलन नहीं हो रही है, मैं तो तेरी बहू की आंखों की तारीफ कर रही थी। अब समझ में आया कि मोहल्ले के लड़कों की भीड़ तेरे घर के आगे क्यों लगी रहती है, क्योंकि तेरी बहू किसी से बोले ना बोले, लेकिन सभी को अपने नैनों से बाण से ही घायल कर देती है। जरा नजर रख अपनी बहू पर, पता चले किसी और से नैन में टक्कर कर ले। निर्मला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बात सुनकर कृति को बहुत गुस्सा आता है और उसे गुस्से में देखकर सरस्वती कहती है, बहू, जिस दिन तू लोगों की बात पर ध्यान देना और उन पर चिढ़ना छोड़ देगी, उस दिन लोग तुझे चिढ़ाना भी छोड़ देंगे। इसीलिए तो उनकी बातों पर ध्यान मत दे। मैं बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि जितना तू उनकी बातों पर ध्यान देगी उतना ही परेशान होगी। अपनी सास की बात कृति के समझ में तो आ जाता है और वो लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर देती है, जिसके बाद लोग भी उसे नैनों के बाण चलाने वाली का ताना मारना बंद कर देते हैं। चुन्नी अपने पिता भोला के साथ गांव-गांव जाकर करतब दिखाया करती। साथ ही जब भी गांव में मेला लगता तो वो मेले में भी जाकर अपने करतब दिखाया करती। साथ ही चुन्नी मिट्टी से बने कुछ खिलौने और आर्टिफिशियल जेवर भी बेचा करती। ऐसे ही एक दिन चुन्नी कुएं से पानी भरकर घर आती है। तभी भोला चुन्नी से कहता है, अरे चुन्नी बेटा, अभी तो मेला लगाने में काफी समय है और घर में बची हुई सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई है और कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। मैं क्या सोच रहा था कि जब तक तू और मैं करतब दिखाने के लिए गांव-गांव नहीं जाते, तब तक तू मेरा सामान गांव-गांव ले जाकर बेचा। मैं घर में रहकर घर की देखभाल कर लूंगा।
ठीक है बाबा, मैं ये काम अच्छे से कर पाऊंगी, ठीक उसी तरह जैसे कि मैं करतब बहुत अच्छे से दिखाती हूँ। पर बेटा, तू पहली बार दूसरे गांव जा रही है, इसलिए अपना ध्यान रखना। बाबा, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, इसलिए अब आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। जब चुन्नी है साथ तो चिंता की क्या बात। इस तरह से चुन्नी अपने पिताजी को हौसला देती है और अगली सुबह होते ही चुन्नी घर का सारा काम करके गांव सामान बेचने निकल जाती है। मैं चुन्नी जेवर वाली लाई बढ़िया बढ़िया सस्ते सस्ते सामान लेकर आई। मिट्टी के खिलौने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सब मिलेगा चुन्नी के पास। तो चलो चलो जल्दी आओ। सभी वहाँ उससे सामान ले रहे थे कि तभी वहाँ पर अंकुश नाम का लड़का अपनी कार में अपने दोस्त के साथ आता है और उसको देखकर उससे बोलता है, ओ खिलौने वाली, ये खिलौने कैसे दिए? एक खिलौना है साहब 50 रुपए का, लेना है तो ले लो। उसके इस अंदाज ने अंकुश का दिल जीत लिया था, या यूं कहें कि अंकुश को उससे पहले ही नजर का प्यार हो गया था और अब अंकुश उससे उसके सारे खिलौने खरीद लेता है, साथ ही उसकी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ले लेता है। उसको सारा सामान बेचने के बाद चुन्नी वहाँ से जाने लगती है। तभी अंकुश कहता है, सुनो जी कहिए। वो दरअसल मुझे ना ऐसे सामान की जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए अगर आप अपना नाम और एड्रेस बता दे तो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप लोगों को। आप लोग ऐसे ही हम गरीबों का नाम पूछते हैं, उसके बाद आप लोग हम गरीब लोगों को प्यार के जाल में फंसाते हैं और उसके बाद हमारा मर्डर कर देते हैं। हाय दैया, मुझे मरने से बहुत डर लगता है साहब, इसलिए मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगी। इतना बोलकर चुन्नी वहाँ से ठुमकते हुए चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अंकुश उसे देखता रह जाता है। अब जब अंकुश अपने घर जाता है तो वो अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसके बाद अंकुश की माँ नीलम उससे कहती है, बेटा ये कैसा प्यार है, ना तो तू उसको जानता है ना पहचानता है, और तो और तुझे उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो तुझे उससे प्यार कैसे हो सकता है? माँ, प्यार में ये सब कहाँ देखा जाता है, प्यार ही तो है, वो तो कहीं भी और कभी भी हो जाता है। बस बस, अपनी माँ को ज्यादा प्यार का पार्ट मत समझा। माँ, अरे हाँ बाबा, मैं पता लगाती हूँ उस लड़की के बारे में। अपने बेटे की बात नीलम को माननी पड़ती है और अब वो चुन्नी की डिटेल निकलवाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि चुन्नी बहुत ही गरीब घर से है और वो सामान बेचने के साथ साथ मेले में करतब भी दिखाती है, क्योंकि अंकुश को चुन्नी बहुत पसंद थी। इसीलिए नीलम भी उसको अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। और कुछ दिनों बाद अब नीलम अपने बेटे अंकुश के साथ चुन्नी को देखने उसके घर जाती है, जहां वो देखती है कि चुन्नी एक बहुत गरीब घर में अपने पिताजी के साथ बैठी हुई है। चुन्नी जी, आप कौन? मुझे जानती हो ना? आप? बाबा देखो, याद है मैंने एक लड़के के बारे में आपको बताया था, ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़का है। आइए यहाँ बैठिए। जी नमस्कार, मैं नीलम, अंकुश की माँ। जैसा अभी चुन्नी ने बताया कि इन लोगों की मुलाकात हो चुकी है, उसी बारे में मैं आपसे बात करने आई हूँ। दरअसल मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है। अगर आप इजाजत दे दे तो क्या मैं आपकी बेटी को अपने घर की इज्जत और अपने घर की बहू बना सकती हूँ? बहन जी, अब जब इतने बड़े घर का रिश्ता आ रहा है और मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी, तो मैं भला इस रिश्ते के लिए क्यों मना करूँगा। चुन्नी, तुम इस शादी के लिए तैयार हो ना? बाबा, अब जब आपको ये रिश्ता मंजूर है तो इसमें मैं क्या ही बोलूं। देखा, मैं वैसा नहीं हूँ जैसी तुम्हारी सोच है। तुमने मुझे कहा था वो मुझे हर्ट कर गई थी, इसलिए मैं यहाँ सीधा तुम्हारे हाथ मांगने आ गया। इसका मतलब तुम मेरा पीछा करते थे? नहीं। इस तरह से अब चुन्नी और अंकुश का रिश्ता पक्का हो जाता है और आने वाले कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। दहेज के नाम पर चुन्नी अपने साथ एक पतला सा कंबल लेकर आई थी और अब जब चुन्नी की मुंह दिखाई होती है तब नीलम की एक पड़ोसन नीलम से कहती है, नीलम बहन, तेरी बहू दहेज में क्या लाई है? बहन, मेरे बेटे ने लव मैरिज की है और दहेज में क्या ही रखा है। आजकल की दुनिया में दहेज के खिलाफ कानून बन गया है। उसकी ये बात सुनकर उसकी पड़ोसन का मुंह बंद हो जाता है। अब चुन्नी अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और ठंड आ जाती है। ठंड में जहाँ एक तरफ नीलम और अंकुश मोटी रजाई ओढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ चुन्नी एक पतला सा कंबल ओढ़कर ही सोती थी। इस बात से अनजान नीलम की उसकी बहू एक पतले कंबल में अपनी रात गुजारती है। एक रात
वो अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक तरफ अंकुश एक मोटी रजाई में सोया हुआ है, तो वहीं चुन्नी एक पतले से कंबल में सो रही है। ये देखकर नीलम को कुछ समझ नहीं आता और वो उस समय कुछ ना बोलकर चली जाती है। अगली सुबह जब सभी लोग खाने की टेबल पर खाना खा रहे थे, तभी नीलम अंकुश और चुन्नी से कहती है, अंकुश, बहू, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो मम्मी जी, आपको ये किसने कहा कि हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? कल रात में तुम्हारे कमरे में आई थी, तो जहाँ मैंने देखा कि अंकुश एक मोटी रजाई में है और तू वहीं एक पतले कंबल में सो रही है। अगर तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है तो ऐसा क्यों? देखा, बोल दिया ना माँ ने भी। क्या बोल दिया माँ ने? क्या बोले जा रहा है तू अंकुश? माँ, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि आपकी जो बहू है ना, उसने ठान रखा है कि वो मुझे आपसे पिटवाएगी। बहू, क्या है ये सब? मुझे तुम दोनों साफ साफ बताओगे या नहीं? माँ, मुझे भी इसके पीछे का सच नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैंने चुन्नी को कई बार कहा है कि मेरी रजाई में आकर सो जाए, पर ये मना कर देती थी। बहू, पर क्यों? ऐसा क्यों करती है तू? मम्मी जी, मैं गरीब घर से भले ही हूँ, मेरी शादी अमीर घर में हुई है, लेकिन मैं इस गरीबी के एहसास को नहीं भूलना चाहती हूँ। नीलम उसको कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी बहू के कमरे में जाती है, तब वो उस कंबल को लेकर एक आदमी को दे देती है, और जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाता है, वैसे ही चुन्नी बाहर से आते हुए उस आदमी के हाथ में अपना कंबल देखकर जल्दी से अपनी सास को आकर कहती है, मम्मी जी, आपने मेरे कंबल को किसे दे दिया? उस कंबल को? उसको तो मैंने बर्तन वाले को दे दिया। मम्मी जी, मैंने आपको कहा था ना, मैं उसके बिना नहीं सोती हूँ, फिर आपने वो कंबल उसको क्यों दिया? मम्मी जी, इतना बोलकर अब चुन्नी नंगे पाँव ही बाहर जाने लगती है। उसको ऐसे देखकर नीलम उसे रोकते हुए कहती है, बहू, रुक जा, कहाँ जा रही है नंगे पैर? मम्मी जी, उस कंबल को लेने जा रही हूँ, वो आदमी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं उससे वो कंबल लेकर आती हूँ। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? वो एक पतला सा कंबल ही तो था, आखिर तो उस कंबल के लिए इतना पागल क्यों है? मम्मी जी, वो कंबल मामूली पतला सा कंबल नहीं है, वो कंबल मेरी माँ की आखिरी निशानी है। जब भी मैं उस कंबल को ओढ़कर सोती हूँ, तब उस कंबल में मुझे मेरी माँ की खुशबू आती है। मम्मी जी, जब मैं छोटी थी और डेढ़ पतली थी, तब मेरी माँ मुझे इस कंबल में अपने साथ लपेटकर सुलाया करती थी, और एक दिन वो चली गई। तब से मैंने इस कंबल को अपने पास अपनी माँ की आखिरी निशानी के तौर पर रखा है। उसकी बात सुनकर नीलम की आंखें भर जाती है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए उससे कहती है, बहू, तू चिंता मत कर, वो कंबल कहीं नहीं गया है। मुझे तो बस ये जानना था कि तू उस कंबल को छोड़ती क्यों नहीं है। खैर, मैंने उसको धुलने के लिए दिया है, शाम को अंकुश लेते आएगा। अपनी सास की बात सुनकर चुन्नी को शांति मिलती है और शाम को अंकुश उसके पतले कंबल को ले आता है, और इस तरह अब वो उस कंबल को अपने सीने से लगाकर सोती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।